केतन और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 की NCERT एक्सरसाइज। ओके, बिकॉज ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 11th स्टैंडर्ड में रह के CBSE अपने स्कूल की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। So let's get started with our chapter number 2, that is structure of atom, as you can see on the screen. तो हम लोग examples already discuss कर चुके हैं, 18 examples हैं NCERT में। हम लोग वो सारी examples discuss already कर चुके हैं। So let's get started with the exercise solutions. So here we are going to start with question number 1. तो चलो देखते हैं क्या है। Calculate the number of electrons which will together weigh 1 gram. ठीक है, यानी कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा कि जो उनका मास है, जो उसका वजन है, वो कितना हो जाए, 1 ग्राम हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, देखते हैं। चलिए, लेट्स लुक एट द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kgs, राइट? एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज आई ऑलवेज टेल यू कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें SI यूनिट्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे साथ बात की गई है ग्राम्स में, तो हमें भी डील करना पड़ेगा ग्राम्स में। तो चलो यार, हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 1000 से, राइट? बिकॉज 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी, -31 प्लस 3, यानी कि -28। और यूनिट्स क्या आ जाएंगी बच्चे, बताइए? यूनिट्स आ जाएगी ग्राम में। अभी ये ठीक है, सही है। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास है इतना, तो अगर मैं इसको ऐसे डील करूं कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स में लूं जिनका मास कितना हो, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -28, और ये टोटल कितने इसका मास होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती हूँ, कितने आ जाएंगे, 1/9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -28, राइट? सो दिस इज आवर आंसर। आप इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट? which will be 1.098 into 10 raised to power 27 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे कि इनका वजन कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यार। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, बेटा सबसे पहले 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, वी हैव एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो चलो यार, इसका मास कितना होगा बेटा, एक का मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg, तो इतने का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg, ये आ गया इतने का मास। चार्ज की अगर बात करें,
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, राइट। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपली जस्ट यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं जो हम बचपन में ऑलरेडी सीख चुके हैं, सही है। तो देखो आप इधर देख सकते हो मास ऑफ दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एक का मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, राइट। देन चार्ज की अगर बात करें, एक का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, सही है। तो ये देखो ये आपके पास मास आ गया और ये आपके पास चार्ज आ गया। मास हमने यहाँ किलोग्राम्स में निकाला है और चार्ज हमने कूलम्स में निकाला है। कभी भी इन योर सब्जेक्टिव एग्जाम अगर आपको नहीं बताया गया है कि आपको किस यूनिट में आंसर निकालना है, देन ऑलवेज मेक इट इन SI यूनिट्स, you will be always saved, ठीक है। So here we are done with question number 1, very easy, very simple। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमने यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर लिया, सही है। चलो now let's move on to question number 2। what does it say? Calculate the total number of electrons present in 1 mole of methane। जो पहला क्वेश्चन जो हमें पता होना चाहिए, भाई मीथेन क्या होता है मैम, CH4 इज कॉल्ड एज मीथेन, राइट। व्हाट इज मीथेन? दिस इज CH4, ठीक है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन। अगर आपके पास 1 मोल मीथेन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, फिर से यूनिटरी मेथड लगाना है, ठीक है। अगर मेरे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इफ़ आई हैव ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। चलो कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक न्यूट्रल कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। कैसे आप पता कर सकते हो मैम, जो उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन में, सिर्फ एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए 10। मैम एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक मोल में कितने होंगे बेटा, एक मोल का वही सेम मतलब कितने पार्टिकल्स, कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे मीथेन के, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। सही है, बिल्कुल सही बात है। तो जब आप इसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप 10 को 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल सिंपली बिकम ऑलमोस्ट 6.022 इंटू 10⁻24, राइट। वेरी इजी, वेरी सिंपल। सो पार्ट नंबर 1 इज डन। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट, कोई परेशानी होगी। देख भी लो यार एक बार पार्ट नंबर 1 जो एग्जैक्टली अभी तुम्हें समझाया वो यहाँ पे लिखा है, देख लो भाई दोबारा, आई डोंट थिंक समझाने की नीड है। चलिए पार्ट नंबर 2 का भी पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। पहले फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम्स ऑफ कार्बन 14, ठीक है। Assume that the mass of a neutron is 1.675 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। सही है। अब देखो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है वो बात क्या है, ये जो हमें मास गिवन है ये हमें किलोग्राम्स में गिवन है, और यहाँ पे मास हमें मिलीग्राम्स mg में गिवन है, ठीक है। और हम अब की बार इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम अब की बार न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। एज आई ऑलवेज से, हर क्वेश्चन को चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी डोमेन में बात करो, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सही तरीका होता है,
स्टेप नंबर 1 इज ऑलवेज टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा या उसको गलत पढ़ा तो फॉर श्योर आपका आंसर हमेशा गलत ही आएगा, चाहे आपके पास नॉलेज कितनी भी हो। सो ऑलवेज द स्टेप नंबर 1 इज टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है भाई, चलो हमें निकालना है कितने इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे और उनका मास क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर कार्बन 14 की आप बात करो, ठीक है, इफ वी लुक एट कार्बन 14, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चे आप कैसे निकालते हो, A माइनस जी होता है ना, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके आप क्या निकालते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बच्चे मास नंबर क्या है 14 और एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का 6। सो 14 माइनस 6 यानी कि हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं बेटा कार्बन 14 में, वी हैव 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है एक कार्बन 14 में। ठीक है, तो 7 मिलीग्राम में कितने होंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें एक कार्बन 14 का पता है, ठीक है, पहले अगर हम एक मोल में निकाल लें, हम मास में नहीं डील करते हैं, हम केमिस्ट्री में मोल्स के साथ में डील करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम, बेटा कितना होगा इसमें, अगर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो बेटा गिवन मास है 7 मिलीग्राम, तो क्या मैं इसको मिलीग्राम्स में ही रहने दूंगी, नहीं, हम इसको पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बिकम 7 × 10⁻³ ग्राम्स गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। बेटा कितना है 14 है, हाउ मच इज इट 14। तो ये है बेसिकली हमारे नंबर ऑफ मोल्स। सही है, एक मोल में अब कितने पार्टिकल्स होंगे बेटा, मल्टीप्लाइड बाय Na आपको करना पड़ेगा, है ना, कि टोटल इतने कार्बन 14 हमारे पास एक मोल में प्रेजेंट होंगे। सही बात है। सो गिवन नंबर ऑफ मोल्स में, एक नंबर ऑफ मोल में नहीं, गिवन नंबर ऑफ मोल्स में, है ना। 7 मिलीग्राम्स का मतलब कितने मोल्स हैं हमने वो निकाला, फिर इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं हम वो निकाल रहे हैं। सो दैट इज वाई मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब एक में 8 न्यूट्रॉन थे, तो बेटा इतने पार्टिकल्स में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे मैम, मल्टीप्लाइड बाय 8 न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे। सही है, तो ये देखो इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन की गई है, पहले आपने 7 मिलीग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो निकाले गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, फिर कितने पार्टिकल्स होंगे इसीलिए उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। मैम एक कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन थे, तो इतने कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे मैम, मल्टीप्लाइड बाय 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये देखो इतने न्यूट्रॉन्स आपके पास आ गए, 2.408 × 10⁻21 न्यूट्रॉन्स। सही है, अब देखो अब हमें इन्हीं का मास बताना है, राइट। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, अब हमें इसका मास बताना है। मैम एक न्यूट्रॉन का मास हमें ऑलरेडी गिवन है 1.675 × 10⁻⁻27 kgs। तो इतने न्यूट्रॉन्स का कितना मास होगा बेटा, एक के मास से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका आंसर। ये देखो हमने ये निकाले ऊपर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सही है, एक का मास हमें ऑलरेडी गिवन है, ये रहा, उससे आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक के न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने न्यूट्रॉन्स का मास आ गया आपके पास। तो ये देखो ये आपको फाइनल आंसर भी केजीज में ही गिवन है। क्लियर है, आई बिलीव यस, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ऑलराइट, चलिए थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा, अभी हम सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो या find the total number and the total mass of protons। so basically यार इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में पहले उसने हमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करना सिखाया, सेकेंड क्वेश्चन में हमें न्यूट्रॉन्स के साथ में डील करना था,
और थर्ड पार्ट में, सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हम प्रोटॉन्स के साथ डील कर रहे हैं ताकि बच्चा हर किसी चीज़ से फेमिलियर हो जाए, ठीक है। सो या टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg, अगेन बेटा मिलीग्राम्स में बात हो रही है, ऑफ NH3 at STP. Will the answer change if the temperature and pressure are changed? अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन NH3, ठीक है। अगर आप NH3 की बात करो, ठीक है, अमोनिया की अगर आप बात करो बेटा, नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर होता है मैम 7, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है इट इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट, सही है। सो 7 प्रोटॉन्स हो गए नाइट्रोजन में, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3 हाइड्रोजन की, तो हमारे पास बेटा कितने हो गए प्रोटॉन्स 3, तो यानी कि वी हैव इन टोटल 10 प्रोटॉन्स, राइट, वी हैव 10 प्रोटॉन्स, ठीक है। एक NH3 में इतने हैं, तो 34 मिलीग्राम NH3 में कितने होंगे। फिर से हम मास से नहीं निकालेंगे इसको, हम कैसे निकालते हैं बेटा, मोल से निकालते हैं, राइट, मोल्स के थ्रू हम निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चे आप कैसे कैलकुलेट करते हो मैम, गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। सो व्हाट इज द गिवन मास 34 मिलीग्राम्स, तो क्या मैं इसको 34 लिखूंगी सिर्फ, नहीं, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बी 34 इंटू 10 रेज टू पावर -3 ग्राम्स ओवर व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3 बेटा, यू कैन से मैम 17, राइट, इट इज 17। तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स, राइट बच्चे, ये क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब इतने नंबर ऑफ मोल्स में कितने NH3 होंगे, आपको उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैम एक मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, मल्टीप्लाइड बाय Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। एक NH3 में एक पार्टिकल में 10 प्रोटॉन्स हैं, तो इतने पार्टिकल्स में कितने प्रोटॉन्स होंगे मैम, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इतने प्रोटॉन्स हैं आपके 34 मिलीग्राम NH3 में, ठीक है। ये देखो एग्जैक्टली देखो वही कैलकुलेशन है, राइट, ये रहा तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर, ताकि तुमको समझ में आ जाए, 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23, 34 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू 17, ये हमने क्या निकाले हैं अभी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं तो देखिए यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाइड बाय 10 किया गया है ना, ये देखो फिर से मल्टीप्लाइड बाय 10 इधर किया गया है, हमने एक ही स्टेप में कर लिया उसको, सही है। नाउ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, बेटा फिर से वही चीज़, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये तुमको देखो यहाँ गिवन है 1.6726 इंटू 10 रेज टू पावर -27, एक प्रोटॉन का मास, तो इतने प्रोटॉन्स का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड, राइट। तो देखो ये आ गया आपके पास में फाइनल आंसर 2.0138 इंटू 10 रेज टू पावर -5 kgs। आप एक बार इसको जल्दी से देखिए, एंड हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 आई बिलीव, राइट। और बच्चे प्रोटॉन्स का मास चेंज नहीं होगा, चाहे आप टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ या फिर आप प्रेशर को चेंज करो, प्रोटॉन्स के नंबर पे और प्रोटॉन्स के मास पे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई, ओके, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन, स्ट्रॉन्शियम, ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल। अच्छा चलो इसको एक बार मैं तुम्हें फिर से समझा देती हूँ ओवरऑल, ओके। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट X है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैम, ऊपर लिखते हैं उसका मास नंबर A और नीचे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। अभी ये जो एलिमेंट है ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज
नहीं है। तो मैम एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्या मतलब होता है? सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? और अगर ये एलिमेंट, ये एटम न्यूट्रल है तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो वो न्यूट्रल हुआ ना। तो एक न्यूट्रल एटम के लिए मैं बोल सकती हूँ इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है। नाउ कम्स द मास नंबर, राइट? नाउ कम्स द मास नंबर। अब इलेक्ट्रॉन्स तो बेचारे बहुत ही हल्के होते हैं, राइट? तो हम मास नंबर में बेटा किसको कंसिडर करते हैं? वी कंसिडर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? वी कंसिडर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, N के ऊपर 0 क्यों लिखा है? बिकॉज दे आर न्यूट्रल, 0 चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इन चारों में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो प्रोटॉन्स तो यार आप सीधा सीधा बता सकते हो कि मैम जो इसका एटॉमिक नंबर नीचे प्रेजेंट है वही इसमें क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो चलो यार देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने। यहाँ पे हम प्रोटॉन्स लिखेंगे, यहाँ पे हम न्यूट्रॉन्स लिखेंगे। मैम इसमें हो गए 6, इसमें हो गए 8, इसमें हो गए 12, इसमें हो गए 26 और इसमें हो गए कितने? 38। ठीक है, नाउ कम्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ कम्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालते हो? मैम A माइनस Z, राइट? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कैसे? मैम मास नंबर होता है P प्लस N माइनस Z इज योर एटॉमिक नंबर, इट इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखो क्या बचा? सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही बचे ना, P माइनस P कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ N बचा। तो जब आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर निकालते हैं सो इट गिव्स यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा कितने हो जाएंगे? मैम 13 माइनस 6, 16 माइनस 8, 24 माइनस 12, 56 माइनस 26 और इसमें कितने हो जाएंगे? 88 माइनस 38, राइट? इट विल कम आउट टू बी 88 माइनस 38। ठीक है भाई, 13 माइनस 6, 7, 8, 12, 30, 50। क्लियर है? आई बिलीव सो, यस। ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको गिवन है, जो अभी हमने किया एग्जैक्टली वही यहाँ पे आपको गिवन है। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. Write the complete symbol for the atom X with the given atomic number Z and atomic mass A. अच्छा चलो इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर आप पहले वाले की बात करो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट कि मैम अगर ये कोई एलिमेंट X है तो आप ऊपर लिखते हो उसका मास नंबर और नीचे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, राइट? सो लाइक दिस, करेक्ट है। सेकेंड की अगर आप बात करो दैट इज योर एलिमेंट X in which your the value of A is 233 and Z is 92. अगर आप तीसरे की बात करो then what is it? अगर ये एलिमेंट कुछ X है तो इसके 9 and 4, राइट? सही है। ऊपर हमेशा मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं। बेटा 17 किसका एटॉमिक नंबर होता है? क्लोरीन। तो यहाँ पे बच्चे जो ये X है वो क्या है? दिस इज क्लोरीन, राइट? 92 बच्चे कौन होता है बताइए? 92 इज एज यू कैन सी हियर यूरेनियम, सही है। एंड 4 किसका एटॉमिक नंबर होता है? बेरिलियम, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर दैट दिस इज योर यूरेनियम एंड दिस इज योर बेरिलियम। क्लियर है? सही है। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट वाली बात है। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। 4 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
Now let's look at question number 5. Yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 nanometers. Okay. Calculate the frequency and wave number of the yellow light. Now, this is just simply a formula based question, nothing else but just formula based questions. You just have to put the values and you will get the answer. This is the simplest form of a question. ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या. हमारे पास है वेवलेंथ लैम्डा which is 580 नैनोमीटर्स. सही है. अब यहाँ पे जो एक बात ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि यार हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है मैम, हमको यूनिट्स का ध्यान रखना है. तो क्या हम इसको नैनोमीटर्स में ही डील करेंगे? नहीं, हम इसको मीटर में डील करेंगे. सो वी नो दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर. तो इतने नैनोमीटर को आप मीटर में कैसे लिखोगे? सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹. सो इट विल बिकम 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स. ठीक है. सो दिस इज द स्टेप नंबर 1, है ना, कि हमें ऐसा यूनिट्स में चीज़ों को लाना है सो दैट जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो सही यूनिट्स में आएगा. क्लियर है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर. सही है. वॉट वी नो इज सबसे सिंपल, सबसे इजी फॉर्मूला वो क्या है कि बेटा द प्रोडक्ट ऑफ frequency, that is nu, and your wavelength lambda is equal to the speed of light. Nu lambda is equal to c, right? इसको क्या बोलते हैं? nu. जो नए वाला nu होता है, this is lambda wavelength and c is the speed of light, right? आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि मैम जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? क्योंकि अगर आप इसके प्रोडक्ट की बात करो तो वो एक कांस्टेंट है ना. तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को ऑफ कोर्स घटना पड़ेगा ताकि ये जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे. ठीक है भाई. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट न्यू. तो बच्चे यहाँ से न्यू आप बोल सकते हो मैम, इट विल बी c बाय लैम्डा. c की वैल्यू हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸. क्या यूनिट्स में? मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट, राइट, मीटर पर सेकेंड. और लैम्डा की अभी हमने वैल्यू ऑलरेडी मीटर्स में निकाली, 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स. ठीक है. तो आप देखोगे ये जो फ्रीक्वेंसी है वो पर सेकेंड या हर्ट्स में निकल कर आएगी, विच इज अगेन द SI यूनिट जब आप इसको सॉल्व करोगे. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? न्यू की वैल्यू हमारे पास में आ गई, एज यू कैन सी. ठीक है भाई. जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 5.17 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड. यू कैन ऑल्सो कॉल इट हर्ट्स, राइट? आप इसको हर्ट्स भी बोल सकते हो. क्लियर है. दूसरी चीज़ बच्चे हमें निकालनी थी वेव नंबर. वेव नंबर को आप न्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हो एंड इट इज जस्ट इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. सही. इट इज जस्ट इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. सो 1 ओवर वेवलेंथ. वेवलेंथ ऑलरेडी हमें गिवन है 580. इसको अगेन हम मीटर में रखेंगे ताकि हमारे पास फाइनल आंसर SI यूनिट्स में आए. सो 580 इंटू 10⁻⁹. ठीक है जी. तो आप देखो ये अगेन द सेम थिंग. ठीक है. ये मीटर में थी तो जो हमारा वेव नंबर आएगा इट विल बी ऑटोमेटिकली इन मीटर इनवर्स. आप देख सकते हो यूनिट यहाँ पे क्या है बेटा? मीटर इनवर्स. ठीक है. जल्दी से इसको देखो. आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6. Calculate the energy of the photons which correspond to light of frequency
this and have wavelength this. Again, this is also simply just to make you understand the formula. Okay, ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है. ठीक है, कि यार दे आर जस्ट चेकिंग कि आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता है. ओके, तो चलो देखते हैं. हमें एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन? अगर एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज h न्यू, राइट? h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, है ना. और पीछे अभी हमने क्या सीखा था? दैट न्यू लैम्डा इज इक्वल टू c, राइट? तो यहाँ से मैं अगर न्यू को c बाय लैम्डा से रिप्लेस कर दूँ, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज hc बाय लैम्डा. क्लियर है? चलो, एनर्जी हमें निकालनी है जिसकी लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज. तो यार बस वैल्यूज पुट करो. h की वैल्यू आपको पता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड्स. दैट्स योर h. और सिंपली यार ये न्यू की वैल्यू उठा के डाल दो. ठीक है, यू विल गेट योर आंसर. वेरी इजी, वेरी सिंपल. आई एम नॉट बॉदरिंग टू राइट बिकॉज बहुत ईजी है. ठीक है, h और ये रहा तुम्हारा न्यू. ठीक है, एज इट इज 10⁻15. दिस इज वेट फॉर अ वाइल. इसको ना सही से ही लिख देते हैं. थोड़ी सी कभी कभी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, बट कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर देंगे. 10⁻15 हर्ट्ज. सही है भाई? सो या सिंपली यू विल गेट योर आंसर इन जूल. नो इश्यूज. आगे देख लेते हैं. हैव वेवलेंथ 0.50 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको SI यूनिट में गिवन था तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी. बट सेकेंड पार्ट में आपको एंगस्ट्रॉम्स में गिवन है ना. एंड यू नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10⁻−10 मीटर्स, है ना. सो 0.50 को आपको 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप उसको SI यूनिट्स यानी कि ताकि आप उसको मीटर्स में लिख पाओ. ठीक है, hc बाय लैम्डा. h की वैल्यू एज इट इज इन योर SI यूनिट्स. ये देखो, ये रहा h, ये रहा c. 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. और ये देखो 0.5 × 10⁻−10. दिस इज योर लैम्डा, राइट? दिस इज योर लैम्डा. ये देखो, ये रहा h, ये रहा c और ये रहा लैम्डा. hc बाय लैम्डा. यू जस्ट सिंपली हैव पुट द वैल्यूज इन SI यूनिट और आपको जो एनर्जी है वो भी आपको मिल जाएगी SI यूनिट्स में. क्लियर है? आई बिलीव सो. जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो. आई डोंट थिंक कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात है. यहाँ पे भी चलो लिख देते हैं. दिस इज h एंड दिस इज न्यू. ठीक है, सो यू हैव फाउंड योर आंसर. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव हुज पीरियड इज दिस. यानी कि आपको टाइम गिवन है. अब देखो, in my previous class a student asked me, ma'am, what is period? क्या period? I don't know. They have not written time here, right? It's time period. But suppose in your examination hall you are unable to understand this. दिमाग में आ ही नहीं रहा तो यार उसके यूनिट्स देख लो ना. सेकेंड है उसकी यूनिट तो आपको पता चल जाएगा टाइम की बात हो रही है. सो एवर नेवर एवर underestimate the power of units. okay, sometimes आपको नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में आप सही आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स, है ना. कि अगर आपसे कोई चीज़ पूछी है जस्ट चेक द यूनिट्स, है ना. आपको ये डायमेंशंस वाले चैप्टर में भी सिखाया जाता है. क्लियर है? सो या हाँ जी, हमें टाइम गिवन है और उससे हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है. नाउ अगेन फिर से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आया है. बेटा फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें न्यू,
this is simply 1 over time period, right? So here you will get your nu, right? यहाँ से आपको nu मिल जाएगा. Now the next thing is wavelength, right? Wavelength is lambda, and you know that nu lambda is equal to c, right? c की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है ना? c की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है. न्यू की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हो पहले पार्ट में, है ना? फर्स्ट चीज जो आपने निकाली है दैट इज फ्रीक्वेंसी. तो अब आपको फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू पता है, राइट? तो यहाँ से अब आप लैम्डा निकाल सकते हो c बाय न्यू करके, ठीक है? तो नाउ यू हैव गॉट लैम्डा एज वेल. योर सेकेंड पार्ट इज डन, ठीक है? नाउ यू नो लैम्डा एज वेल, है ना? थर्ड थिंग इज वेव नंबर. व्हाट इज वेव नंबर? बताओ भाई. वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से. नाउ योर वेव नंबर इज 1 ओवर लैम्डा. फ्रॉम हियर आपको लैम्डा पता चल चुका है. इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डालो, आपको वेव नंबर भी पता चल जाएगा. सही है. ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ जो एक चीज़ गिवन है, सब कुछ तो क्या, टाइम, ऑलरेडी ये आपको सेकेंड्स में गिवन है इन दी SI यूनिट्स. तो अब आप जो भी चीज़ में इसको पुट करोगे आपको ऑलरेडी जो आंसर है वो SI यूनिट एकदम सही यूनिट में मिलेगा. बट सपोज अगर यहाँ पे माइक्रो सेकेंड होता तो आपको पहले इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप ये सारी चीज़ें निकालते. तो हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना. क्लियर है? जल्दी से आप इसका एक सोल्यूशन देख लो जिसमें देखो वही चीज़ करी हुई. फ्रीक्वेंसी 1 बाई पीरियड पुट किया, वैल्यू आ गया. वेवलेंथ c बाई न्यू, c की वैल्यू पुट करी, जो यहाँ से न्यू की वैल्यू पता चली वो यहाँ पे डाली, आपको आंसर मिल गया. देन जो यहाँ से आपको वेवलेंथ मिली, देन 1 बाई लैम्डा, आपको वेव नंबर मिल गया. सो इट इज़ जस्ट सिंपली सम स्मॉल कैलकुलेशंस. मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी. क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में. What is the number of photons of light with wavelength 4000 picometer which provide 1 joule of energy? Now क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी जिनकी वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर है ना? कि वो सारे फोटॉन्स मिलके मुझे कितने जूल ऑफ एनर्जी दे दें? 1 जूल ऑफ एनर्जी मुझे मिल जाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, इस वाले फोटोन की जिसकी वेवलेंथ है 4000 पिकोमीटर एक फोटोन की. ठीक है, सो इफ वी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 photon, if we get the energy of 1 photon, क्या होती है बेटा? h nu, right? The energy is h nu, right? But हम डील कर रहे हैं वेवलेंथ के साथ, so it will become hc by lambda, right? It will become hc by lambda. ठीक है, h की वैल्यू मुझे SI यूनिट्स में पता है, c स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू मुझे SI यूनिट्स में पता है. नाउ कम्स लैम्डा. क्या लैम्डा यहाँ SI यूनिट में है? नहीं है. दिस इज इन पिकोमीटर. नाउ वी नो दैट 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to power -12 meters, राइट? तो इतने पिकोमीटर को मीटर में करना होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई इट. सो यू विल गेट 4000 into 10 raised to power -12 meters, right? Or you can say 4 into 10 raised to power -9 meters, right? To make it more easier. सही है. This is the value of lambda. This is the value of lambda जो अब हमें हर जगह यूज़ करनी है. इसको हमने पहले SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया है. सही है भाई. सो या ये hc बाय लैम्डा से सपोज जो एनर्जी निकलती है दैट इज E. ओके, अभी हम समझने के ऊपर बात करते हैं. वैल्यूज आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएंगे. ठीक है, दिस इज E. ठीक है, नाउ दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, है ना?
इफ़ आई वॉन्ट टू नो कि यार इस एनर्जी के मुझे कितने फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी कि जो मेरी एनर्जी है वो 1 जूल हो जाए. सो सपोज आई नीड n सच फोटॉन्स, है ना, n नंबर ऑफ फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें एक फोटॉन की एनर्जी है ये एनर्जी E, है ना, जो अभी हमने निकाली. इसकी एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है हमको बेटा 1 जूल, है ना, कि मैम कितने ऐसे फोटॉन्स की मुझे रिक्वायरमेंट है ना, n फोटॉन्स की मुझे रिक्वायरमेंट है जिसकी एनर्जी ये E हो, और टोटल ये एनर्जी मुझे मिला के बेटा मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है 1 जूल की. तो बेटा ये नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे 1 जूल ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय जो भी ये वैल्यू E आने वाली है, E जूल्स, है ना, E जूल्स. ठीक है, तो देखो चलो वैल्यूज देख लो यार. एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस मस्ट बी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, है ना. H, ये देखो सारे देखो वही चीजें हो रही हैं यहाँ पे. दिस इज द वैल्यू ऑफ H, प्लैंक्स कांस्टेंट C, एंड दिस इज योर लैम्डा, hc बाय लैम्डा. ये आ गई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, 4.969 into 10 raised to power minus 17 joule. Now this is the energy of 1 photon. मुझे ऐसे इस एनर्जी के कितने फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट है कि उनकी एनर्जी कितनी हो 1 जूल हो. तो बेटा 1 जूल इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स 1 बाय दिस वैल्यू 1 बाय E. तो यानी कि मुझे इतने फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट है कि इनकी एनर्जी कितनी हो 1 जूल हो. इतने फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी 1 जूल होगी. ये देखो मैंने तुम्हें पिछले स्टेप में ही समझा दिया. ठीक है भाई, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट कोई परेशानी होनी चाहिए. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. या a photon of wavelength 4 into 10 raised to power minus 7 meter. ऑलरेडी जो वेवलेंथ है वो मीटर्स में गिवन है, सो आई डोंट नीड टू चेंज दैट, है ना, मुझे उसको चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं. इट स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, यहाँ पे मुझे जो वर्क फंक्शन गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन. चलो सबसे पहली चीज़ ही कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं. बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है मैम, h न्यू होती है, राइट. बट हमारे पास वेवलेंथ है तो हम न्यू को c बाय लैम्डा लिखेंगे एंड इट विल बिकम hc बाय लैम्डा. ठीक है, यू नो द वैल्यू ऑफ h, प्लैंक्स कांस्टेंट, यू नो द वैल्यू ऑफ c, speed of light, you know the value of lambda already in meters. So you have all 3 parameters to know the energy of photon. And first part is done. कुछ नहीं करना था, just आपको वैल्यू उठा के डालनी है फॉर्मूले में. चलो जी, पहला पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट देखिए, the kinetic energy of the emission. हाँ जी, so what is going to be the kinetic energy? इधर हम बात कर रहे हैं हमारे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में. ठीक है, सो इफ एनर्जी E जो है वो आपने स्ट्राइक करी, ठीक है, कुछ खर्च हो गई किस में बचे, वर्क फंक्शन में, है ना, और जो बाकी की एनर्जी बची, है ना, अगर बची वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जो एमिशन हुआ उनके इलेक्ट्रॉन्स में, राइट. दैट्स योर काइनेटिक एनर्जी. मैक्सिमम से हम इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, सो दिस योर KE मैक्स, जो वैल्यू मुझे चाहिए, जो काइनेटिक एनर्जी की मुझे वैल्यू चाहिए, इट विल बी जो जिस एनर्जी को हमने स्ट्राइक किया माइनस द वर्क फंक्शन. सही है, बिल्कुल सही है. अभी देखो एनर्जी हमने इधर निकाली, राइट. जो एनर्जी है वो हमने पार्ट 1 में निकाल ली ऑलरेडी इन पार्ट 1. ठीक है, लेकिन बचे जो ये एनर्जी आएगी वो कौन से यूनिट्स में आएगी, आपने सब कुछ रखा किस में, SI यूनिट्स में यहाँ पे, राइट.
आपने सब कुछ यहाँ पे ऐसा यूनिट्स में रखा है, तो जो एनर्जी निकल कर आएगी वो जूल्स में आएगी, ठीक है। नाउ दिस फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन, है ना। वर्क फंक्शन हमें गिवन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो चीज़ हमें गिवन है वो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन है। तो दो ऑप्शंस है ना, या तो इस वर्क फंक्शन को जूल में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो जो ये वैल्यू अभी तुमने ऊपर जूल में निकाली है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर लो, है ना। तभी तो आप इसको माइनस कर पाओगे जब दोनों चीज़ों की दोनों चीज़ों की यूनिट सेम होगी। ऐसे थोड़ी करोगे कि एनर्जी तुमने पहले जूल में निकाली, फाई तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है और उसको माइनस कर दिया। नो। अगर ये क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो क्या होगा, बच्चे यही करेंगे, एनर्जी यहाँ निकाली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वर्क फंक्शन गिवन है, तुरंत आप माइनस कर दोगे दोनों चीज़ों को और पहला ऑप्शन ना वही निकलेगा जो आपका गलत अभी आंसर निकला है, जो आपने दोनों चीज़ों की यूनिट्स को सेम नहीं किया है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप उसको चेंज करें, ठीक है भाई, मेक श्योर आप उसको चेंज करें। गिवन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये देखो ऑलरेडी गिवन भी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में आपको कन्वर्जन गिवन भी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। तो आप क्या करो, जो ये अभी आपने एनर्जी इधर जूल्स में निकाली है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फिर आपकी दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हो जाएंगी, सिंपली आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सही है। दिखा भी देते हैं, चलो। एनर्जी hc/λ निकाला, सिंपल, जो हमने पहला स्टेप किया था। ये देखो एनर्जी आई किसमें, जूल में, पहला स्टेप क्लियर है। अभी देखो इन्होंने क्या किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से डिवाइड करके जो जूल में यहाँ एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल लिया, सही है। उसको जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाला तो आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी आपने पीछे निकाल ली 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपको ऑलरेडी गिवन था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन। तो ये देखो जो फाइनल निकल के आया वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकल के आ गया। आप इसको जूल्स में भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत आपको नहीं होती, ठीक है। बिकॉज आई डोंट थिंक आपको कहीं स्पेसिफिकली गिवन था कि आपको उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही निकालना है। दिस कुड बी ईदर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और इन जूल्स, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आप इस वैल्यू को भी जूल्स में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर आप इसको जूल्स में कन्वर्ट करते तो जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ठीक है, तो आप माइनस कर सकते थे, सही, कोई परेशानी इस बात में नहीं थी। बेसिक मुद्दा क्या था कि या तो दोनों वैल्यूज जूल्स में हो या फिर दोनों वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हो, ठीक है भाई। द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बच्चे अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी वेलोसिटी क्या है, तो यार तुमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल ली अभी ऊपर वाले स्टेप में, ठीक है। अब तुम्हें देखो फिर से इसको जूल्स में मेरे को लगता है कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ये देखो, है ना, आपको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv², राइट। आपने पिछले वाले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, अब उसने आपसे वेलोसिटी पूछ ली। सो नाउ यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। तो बच्चे इधर से आप v की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये देखो 2 को, इसको अगर मैं k से डिनोट करती हूँ सिर्फ, सो यू कैन से दैट 2k इज इक्वल टू mv², कोई दिक्कत नहीं। v² इज इक्वल टू 2k by m, राइट, v² इज इक्वल टू 2k by m, सही है। और v² बेटा किसके इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय 2, प्लीज नहीं करना, हमें उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो हियर v विल बी इक्वल टू √2k by m, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी निकाली उसको जूल्स में करना, तभी आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आएगी, ठीक है। 2k by m, मास ऑफ
1 इलेक्ट्रॉन यू ऑलरेडी नो 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kgs। तो देखो सिंपली इन्होंने क्या किया हुआ है, वैल्यू पुट की हुई है, ठीक है। यहाँ से इसको फाइनल निकालो, दिस इज योर वेलोसिटी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तुमने ये निकाली अभी, इसको हमें जूल्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ा, मास तुम्हें पता है ऑलरेडी केजीज में, स्क्वायर रूट लिया, देन यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? आई थिंक सो। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. अब देखो, जो आपने इस वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब आपने सोडियम पे हिट किया तो वो बस सफिशिएंट थी कि वो आयनाइज हो जाए। तो बच्चे जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वही तो हुई सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो यार, ये तो बहुत इजी था। लेट्स चेंज द कलर। आप क्या बोलोगे कि मैम एनर्जी जो फोटोन की है hc/λ वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी सोडियम की, राइट? बिकॉज यहाँ पे लिखा है बिकॉज इट इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। सो hc/λ इट्स जस्ट दैट। क्या चेंज करना पड़ेगा? वेवलेंथ को हम नैनोमीटर में रखेंगे कि मीटर में? मीटर में रखेंगे। सो इट विल बिकम h की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू हमें पता है, 242 इंटू 10 रेज टू पावर -9 मीटर, ठीक है। सो नाउ यू हैव गॉट द एनर्जी। किस में मिलेगी? जूल्स में मिलेगी। अभी जो हमें एनर्जी मिलेगी वो जूल्स में मिलेगी, सही है। लेकिन हमें एनर्जी किस में चाहिए? किलो जूल पर मोल में। अभी बेटा जो ये एनर्जी निकल के आई है, दिस इज जस्ट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, राइट? दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। हमें एक मोल के हिसाब से चाहिए, किलो जूल पर मोल के हिसाब से चाहिए। अभी देखो, आपको जो ये एनर्जी मिली पहले जूल्स में, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? किलो जूल में कन्वर्ट करना है। किलो जूल में कैसे करोगे? छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जब जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, राइट? तो सपोज जो ये एनर्जी आई, एनर्जी ये ई आई, ठीक है। सो यू हैव टू, ये ई जूल जो आया, आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये जो पूरी वैल्यू है वो किस में आ जाए? किलो जूल्स में आ जाए, सही है। अभी जो ये एनर्जी है ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल की है। हमें कितने की चाहिए? 1 मोल की चाहिए, राइट? सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना, ताकि ये 1 मोल के लिए एनर्जी आ जाए, सही है। सो इट विल बिकम किलो जूल पर मोल। ओके, लेट्स लुक एट द फाइनल कैलकुलेशन. The ionization energy of sodium will be equal to the energy possessed by the radiation of wavelength 242 नैनोमीटर। यही बात हमने भी की थी। तो देखो hc/λ, देखो चलो, this is your h, this is your h, Planck's constant, this is the value of c, किस में आई है? मीटर पर सेकेंड में हमने ली है, and this is the lambda, right? 242 into 10 raised to power -9 मीटर। सारी चीज़ें आपने किस में रखी बेटा? SI यूनिट में रखी, तो आपको आंसर भी किस में मिलेगा? SI यूनिट में। सो यू हैव गॉट 8.21 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल्स, सही है। अब अगर आपको इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है, इस जूल को आपको किलो जूल में जाना है, तो आप क्या करोगे? यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, राइट? यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। वेयर आर वी? ओके, इन्होंने बाद में किया है, ये देखो जूल से किलो जूल ये बाद में आए हैं, हम पहले आ जाते हैं, कोई बात नहीं। सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, सही है। अब ये एनर्जी किस में हो गई है? अब ये एनर्जी हो गई है किलो जूल्स में, ठीक है। अब हमें 1 मोल के लिए चाहिए, राइट? द आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल, 1 मोल की कितनी हो जाएगी? जब आप इसको मल्टीप्लाइड बाय
एवोगैड्रो नंबर करोगे तो ये 1 मोल की हो जाएगी। पर मोल के हिसाब से आपको डिवाइड नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो एनर्जी अभी हमने किलो जूल्स में निकाली है ये एनर्जी है सिर्फ एक पार्टिकल की, हमें एनर्जी चाहिए 1 मोल की, ज़्यादा की चाहिए, तो इसलिए हमने उसको एवोगैड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई किया है 6 × 10⁻23। ठीक है, तो ये एनर्जी आ गई है 494 किलो जूल्स। क्लियर है? आप जल्दी से अच्छा पहले इसको देखिए एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। So here we are done with today's discussion. First 10 questions of the exercise we have done. I'll see you in the next session जिसमें हम further सारे questions discuss करेंगे. Till then, bye bye.